शास्त्र के अध्याय 8 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 15 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। दूसरे प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि E बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, जहाँ संकेतों के समान अर्थ हैं। तो ये दो प्रकार से इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक के रूप में भी पूछा जा सकता है और E बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर सिद्ध करने के लिए भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले मान लेंगे कि एक कोई पिंड है जो किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है। एक कोई पिंड है, वो पिंड किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है। मान लेते हैं कि जो पिंड है वो अनेक कणों से मिलकर बना है और उन कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3 इस प्रकार से हैं। ऐसे कई कण हैं, कई कणों से मिलकर पिंड बना है। पिंडों के जो कण हैं, कण के अलग अलग द्रव्यमान क्या हैं, m1, m2, m3 इस प्रकार से अलग अलग द्रव्यमान के कणों से मिलकर वो पिंड बना है। मान लेते हैं कि इन कणों के रेखीय वेग क्या हैं, v1, v2, v3 इस प्रकार से हैं। जैसे पहले कण का द्रव्यमान m1 है तो पहले कण का रेखीय वेग v1 होगा, दूसरे कण का द्रव्यमान m2 है तो वे रेखीय वेग v2 होगा, तीसरे कण का द्रव्यमान m3 है तो रेखीय वेग v3 होगा। इस प्रकार से जितने भी कण होंगे सभी कणों के अलग अलग द्रव्यमान मान लिए, अलग अलग रेखीय वेग मान लिए और मान लेते हैं कि इन कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r1, r2, r3 इस प्रकार से हैं। तो सब चीज़ें वही इसमें मानी हैं जो इसके पहले वाले प्रश्न में मानी थी। इसके पहले वाले प्रश्न में जब जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध निकाला था तो उस समय भी इसी प्रकार से भाषा लिखी थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भाषा ली है ना। क्या मान लिया, एक पिंड मान लिया, पिंड कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है ऐसा मान लिया। वो जो पिंड है कई कणों से मिलकर बना है, उन कणों के अलग अलग द्रव्यमान मान लिए, अलग अलग रेखीय वेग मान लिए और अलग अलग घूर्णन अक्ष से उनकी दूरियां मान ली। अब सबसे पहले m1 द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा निकालते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो कण हैं, कण घूर्णी गति नहीं कर रहे हैं, कणों से मिलकर जो पिंड बन रहा है वो पिंड घूर्णी गति कर रहा है। तो कणों के लिए घूर्णन गतिज ऊर्जा नहीं निकालेंगे, कणों के लिए जब निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा ही निकालेंगे हमेशा। लेकिन जब पिंड के लिए निकालेंगे तो पिंड के लिए गतिज ऊर्जा ना निकालकर घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो पिंड है वो घूर्णी गति कर रहा है। तो यहाँ पर m1 द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं, घूर्णन गतिज ऊर्जा नहीं निकाल रहे हैं, ध्यान देना। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। इस सूत्र का यहाँ पर यूज करेंगे तो पहले कण के लिए मान निकाल रहे हैं इसलिए E ना लिख के E1 लिखेंगे, बराबर में 1/2 आ जाएगा। पहले कण का द्रव्यमान m1 है इसलिए m की जगह पे m1 आ गया। पहले कण का वेग v1 है इसलिए v की जगह पे v1 आ जाएगा और स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर, मतलब E1 बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब E1 की जगह पे E1 आ गया, बराबर 1/2 की जगह पे 1/2 m1। v1 का जो मान है वो रख देते हैं। कल हमने बताया था कि v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है r ओमेगा या ओमेगा r, ये इस प्रकार से होता है। चाहे तो आप यहाँ पर ये सूत्र लिख सकते हैं बगल में, है ना। तो v बराबर होता है r ओमेगा।
तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, V1 का मान निकालना है। V1 मतलब पहले कण का रेखीय वेग निकालना है। तो V बराबर R ओमेगा में जब मान रखेंगे तो R की जगह पे R1 हो जाएगा, क्योंकि पहले कण की दूरी R1 है, तो इसलिए R की जगह पे R1 हो गया। ओमेगा की जगह पे ओमेगा ही रहेगा। कल भी हमने बताया था कि सभी कणों के कोणीय वेग एक समान होंगे, घूर्णन अक्ष से दूरियां उनकी अलग अलग होंगी, सभी कणों के द्रव्यमान अलग अलग होंगे, सभी कणों के रेखीय वेग अलग होंगे, लेकिन सभी कणों के कोणीय वेग एक समान होगा। तो कोणीय वेग ओमेगा माना है, इसीलिए ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 इस प्रकार से ना लिखकर केवल ओमेगा यहाँ पर लिखना है। पूरे पे स्क्वायर लगा है, V1 का जो मान है उस पर स्क्वायर लगा है ना, तो V1 का मान रख देंगे और उसके ऊपर होल स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे। E1 की जगह पे E1 आ जाएगा नीचे, बराबर 1/2 M1 R1 का स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर लगा था ना, तो होल स्क्वायर को अलग कर दिया तो R1 पे भी स्क्वायर हो गया और ओमेगा पर भी स्क्वायर हो गया। तो ये इस प्रकार से M1 द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा निकल आती है। E1 बराबर 1/2 M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इसी प्रकार M2 द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो M2 द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा जब निकालेंगे तो पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले M1 द्रव्यमान के कण की जो गतिज ऊर्जा आई है उसी सूत्र में जहाँ जहाँ 1 लिखा है वहाँ वहाँ 2 लिख देंगे। जहाँ जहाँ उस सूत्र में 1 है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो देखो यहाँ E1 था तो E1 की जगह पे E2 हो गया, बराबर में 1/2 M1 था तो यहाँ पर भी देखो M2 हो गया, R1 था तो R2 हो गया, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ओमेगा स्क्वायर। तो इसके पहले जो सूत्र आया था M1 द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा के लिए, उसी सूत्र में जहाँ जहाँ 1 लिखा था वहाँ वहाँ 2 लिख देंगे तो M2 द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा निकल आएगी। अब इसी प्रकार से M3 द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो M3 के लिए निकालेंगे तो जहाँ जहाँ 1 था वहाँ वहाँ 3 लिख देंगे, तो ये M3 के लिए इस प्रकार से ये सूत्र निकल आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे डॉट 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 का निशान लगा देंगे, मतलब आगे जितने भी कण होंगे सभी कणों के लिए गतिज ऊर्जा इस प्रकार से लिखी जा सकती है। अब सभी कणों की गतिज ऊर्जा जब निकल आएगी तो सभी कणों को जोड़ने पर पिंड बनता है, तो पूरे पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो अब गतिज ऊर्जा नहीं निकाल रहे हैं, घूर्णन गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं, क्योंकि पिंड घूर्णी गति कर रहा है। तो संपूर्ण पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, अलग अलग कणों की जो गतिज ऊर्जा आई है उन सभी को जोड़ दिया है। देखो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से जितने भी होंगे वो सब आ जाएंगे। और किसके बराबर में लिखा है इसको, E के बराबर में। E क्या है, पूरे पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा है, और E1 E2 E3 क्या है, ये अलग अलग कणों की गतिज ऊर्जाएं हैं। अब नीचे E की जगह पे देखो E आ जाएगा, बराबर में E1 का मान रख देंगे 1/2 M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना। और प्लस E2 का मान रखेंगे तो 1/2 M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, फिर 1/2 M3 R3 स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। सभी जगह पे स्क्वायर लगा लेना है, इसमें स्क्वायर छूट गया है ना, तो सभी जगह स्क्वायर लगा लेंगे। इस प्रकार से E1 E2 E3 के जो मान हैं उन मानों को निकाल कर यहाँ पर रख देंगे। अब नीचे क्या करेंगे, देखो E की जगह पे E आ गया, बराबर में 1/2, सभी में क्या कॉमन है ये देख लेंगे। सभी पदों में 1/2 कॉमन है और ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। 1/2 और ओमेगा स्क्वायर, ये दो चीज़ें सभी में कॉमन है। पहले पद में 1/2 और ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया तो M1 R1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरे पद में 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया तो M2 R2 स्क्वायर बचेगा, प्लस तीसरे पद में 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया तो M3 R3 स्क्वायर बचेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से चलता रहेगा। अब नीचे देखो E की जगह पे E आ गया,
बराबर में 1/2 ओमेगा स्क्वायर की जगह पे 1/2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिखते हैं, सिग्मा mr स्क्वायर लिखते हैं। निकाल चुके आप। इसके पहले वाले प्रश्न में भी आपने ऐसे ही m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर जब मान आया था तो उसकी जगह पे सिग्मा mr स्क्वायर रखा था। अब e की जगह पे e बराबर में 1/2 ओमेगा स्क्वायर, सिग्मा mr स्क्वायर का मान क्या है, i है तो i रख देंगे। e बराबर 1/2 i को पहले लिख लेंगे और ओमेगा स्क्वायर को बाद में लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से ये जो सूत्र आता है यही क्या है, किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र है।